हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एसएस का चैप्टर नंबर 6 फ्रीडम मोमेंट्स 1885 एडी टू 1947 एडी। वी स्टडीड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया। हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ इंडिया में, इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर कैसे हुआ और 19th सेंचुरी में, इंडिया की 19th सेंचुरी में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजुकेशनल कंडीशंस कैसी थी। हम यह आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन सी नेशनल मूवमेंट्स हुई। हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग बॉडी, माइंड एंड वेल्थ फॉर द नेशन। नेशनलिज्म के बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पर 2-3 मतलब दे रखे हैं। तो पहला उसका मीनिंग है कि नेशनलिज्म का मतलब वो होता है कि हमें कहे कि आपको अपनी जान दे देनी है नेशन पर, अपने देश पर, तो हम उसमें थोड़ा भी ना हिचकिचाते हुए अपनी जान भी दे दें, तो उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्राइड टुवर्ड्स वन नेशन। हमें एकजुट होकर साथ में रहना है और हमारे नेशन के प्रति, हमारे देश के प्रति गर्व अनुभव करना है, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। Thus, nationalism is the expression of the people living in a certain part of the world who consider themselves united with the heritage and culture and express it emotionally. So, वर्ल्ड के बहुत पार्ट में जो पीपल रहते हैं वो खुद को कहते हैं कि हम यूनाइटेड है। बाद में चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे हेरिटेज की बात हो या कल्चरल की बात हो, हम एक साथ रहते हैं और यही एक्सप्रेशन है पीपल का नेशनलिज्म के प्रति। There is a sense of geographical cultural similarity in a sublime spirit. उसकी सेंस होती है सबलाइन स्पिरिट में, जियोग्राफिकल और कल्चरल की सिमिलैरिटी होती है। Let us study which factors or conditions were responsible for the formation of nationalist ideology. So अब चलिए पढ़ते हैं कि कौन से फैक्टर्स और कंडीशंस जो थे वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। Unless the Indian people realize that we are one, our interests are one, the spirit of national unity will not rise in them. जब तक इंडियन पीपल को रियलाइज़ नहीं हो जाता कि हम सब एक हैं, हमारा इंटरेस्ट एक है, हमारा गोल एक है, तब तक उन सब में नेशनल यूनिटी की भावना जो है वो नहीं जागृत होगी। The idea of such national unity in India was unintentionally given by the British. और ऐसी नेशनल यूनिटी का आइडिया जो ब्रिटिश नहीं देना चाहते थे, उन्होंने अनइंटेंशनली का मतलब है अनजाने में उन्होंने इंडिया को दे दिया। द यूनिफॉर्म लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन इन द कंट्री आफ्टर द ब्रिटिश कंपनी ब्रॉट द कंट्री अंडर इट्स रूल। जब ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया को अपने रूल के अंडर कर दिया, तब उन्होंने सारे हमारे कायदे कानून हटा दिया और खुद के यूनिफॉर्म लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किया। Thus, the British rule unknowingly sowed the seeds of national unity among the people. और अनजाने में ही ऐसा करके ब्रिटिश रूल ने अपने मतलब हमारे इंडिया में नेशनल यूनिटी के बीज बो दिए थे। As a result of the policy of economic exploitation of the British government, the peasants were ruined and the artisans became unemployed due to the collapsing of industries. ब्रिटिश गवर्नमेंट की गंदी पॉलिसी के वजह से जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर जो थे, वो बर्बाद हो गए। रेंट का मतलब है बर्बाद हो गए। और जो आर्टिसंस थे, मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे, वो जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिसंस। सो जो आर्टिसंस थे, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, वो अनएम्प्लॉय हो गए क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी बर्बाद हो गई थी, बंद हो गई थी, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। Thus, economic dissatisfaction and a sense of injustice united the people against the British government. और पीपल को यूनाइटेड किसने किया? इनजस्टिस की सेंस आई उन्होंने में कि ये तो इनजस्टिस है,
इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, ये हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अन्याय कर रही है हमारे साथ, और यही जो था वो मेन रीज़न था कि पीपल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की खिलाफ उनमें बोलने की शक्ति है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, अ स्मॉल बट पावरफुल क्लास ऑफ इंटेलेक्चुअल इमर्ज इन इंडिया। इंडिया में इन इंग्लिश एजुकेशन शुरू करने की वजह से उसका रिजल्ट क्या कि थोड़ी थोड़ी उनमें समझ आने लगी थी हमारे इंडियंस को। वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टिल्ड अ लॉन्गिंग फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस इन देम, दैट इज़ वाई द नेशन गॉट द बेस्ट थिंकर्स एंड लीडर्स। वेस्टर्न एजुकेशन जो था वो सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस में काम आने वाला था, और इसी की वजह से तो हमारे नेशन को बेस्ट थिंकर्स एंड लीडर्स मिले, क्योंकि उनको वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन, सारी उनको लैंग्वेजेस पता थी। उन्होंने धीरे धीरे करके सारी लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश की, उन्होंने अपने देश को बचाने की कोशिश की, और उन्होंने ये सब किया। और इसी वजह से हमारे नेशन को, हमारे देश को बेस्ट थिंकर्स एंड लीडर्स मिले हैं। Apart from English, a lot of literature was written in Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Bengali, Urdu, etc. in India. इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं ना रिलीजन्स के लोग रहते हैं, और सबको इंग्लिश नहीं आता, इसलिए इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे लिटरेचर ऐसे लिखे गए हैं जो हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, या फिर उर्दू है। बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो उन्होंने ये सब लैंग्वेजेस में लिटरेचर्स लिखे हैं। Thoughts on nationalism, mythological pride and ideological awakening abounded in this literature. इस लिटरेचर में जिसने ये लिटरेचर लिखे होंगे उनमें क्या लिखा होगा, नेशनलिज्म के प्रति लिखा होगा कि हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ये सब उनमें लिखा होगा। और आइडिया वाली बात उसमें लिखे थे, मिथोलॉजिकल प्राइड एंड आइडियोलॉजिकल बातें लिखी होगी, जिससे हमारे इंडियंस को पता चले कि हमें फ्रीडम की ज़रूरत है, कि ये ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने ऐसे लिटरेचर्स लिखे हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ विजिलेंट न्यूज़पेपर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च वॉज कैरिड आउट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के पीरियड में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो थी वो इंडिया में कैरिड आउट हुई। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस, and with this the glory of India's past were revealed to the world. सो एंशियन मतलब पुराने ज़माने के इंडियन जो टेक्स्ट थे, मतलब जो संस्कृत ऐसे सब में, ऐसे सब भाषाओं में लिखे गए थे, वो फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, और इसी की वजह से इंडिया का जो पास्ट था, इंडिया की जो पास्ट ग्लोरी थी, वो पूरे वर्ल्ड के सामने आए। क्योंकि इंडियंस को पता चलता था हिंदी या संस्कृत या गुजराती, पर दूसरे देश के लोगों को तो नहीं पता चलता था। इसीलिए हमारे इंडियंस ने क्या किया, उसको फॉरेन जो लैंग्वेजेस थे उसमें ट्रांसलेट किया, और पूरे वर्ल्ड को उसकी इंडिया की पास्ट की जो ग्लोरी है वो दिखाई। हाउ कैन द पीपल विथ सच अ ग्लोरियस पास्ट कैन बी इंस्लेव्ड? दैट क्वेश्चन बिगेन टू स्विल इन द पब्लिक माइंड। पब्लिक के माइंड में ये क्वेश्चन गुजरने लगा कि इतनी ग्लोरियस पास्ट थी इंडियंस की, तो ये अभी इंस्लेव्ड का मतलब है ऐसे ब्रिटिशर्स के गुलाम क्यों बने हुए हैं? ये जो क्वेश्चन था वो पब्लिक के माइंड में गूंजने लगा। टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस एंड रेलवे वेर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। हमें पता है कि ब्रिटिश के टाइम में ये सब जो सर्विसेज जो थी, टेलीग्राफ हुआ इंट्रोड्यूस, बाद में पोस्टल सर्विस, रेलवे सर्विस इंट्रोड्यूस हुई। द idea of a national unity gained strength when when people from one region came in contact with people of another region.
नेशनल यूनिटी की भावना तब जागृत हुई, उनके यूनिटी में तब बल आया जब एक रीजन के पीपल जो थे वो दूसरे रीजन के पीपल से कांटेक्ट करने लगे, तब हमारे नेशनल यूनिटी में पावर आया. There were several events that promoted national unity, which included the injustice done to Indians in chartered jobs, Lytton's Vernacular Press Act curtailing freedom of press, and the Indian Arms Act, as well as bill passed due response time, according to which an Indian judge could hear the cases of Europeans. The English opposed the bill. As a result, the government withdrew the bill. All these things prepared the Indians for national unity. नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स भी हुए, जैसे कि इंडियंस को इनजस्टिस मतलब इंडियंस को इनजस्टिस किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है. बाद में बहुत सारे एक्ट थे, जैसे कि लिटन्स वर्नेकुलर एक्ट, रिपॉन्स के टाइम के एक्ट जो थे उसके ऊपर जो इंडियंस थे उन्होंने अमल किया. और इंडियन जज जो थे, यहाँ पर लिखा है कि इंडियन जज तो जो थे वो यूरोपियंस के केस को सुनते थे. पहले क्या होता था, यूरोपियंस जो थे वो इंडियंस के केस को सुनते थे, अब उससे उल्टा हुआ. और ये सब जो इवेंट्स थे वो ही नेशनल यूनिटी के लिए इंडियंस को प्रिपेयर कर रहा था. सो देखिए, इतना हमने समझा. अब चलते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदी राष्ट्रीय सभा कांग्रेस. अभी तो कहाँ पर कांग्रेस दिखती है, सब जगह भाजपा ही भाजपा है. There was need of a national institution to give a definite direction to the ideas of nationalism, which represented the interest of Indians against the British. सो नेशनलिज्म, जिस मतलब जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म था, जो उसके आइडियाज़ थे, उनको डेफिनेट डायरेक्शन देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी. There were some institution in India before the establishment of the हिंदी नेशनल राष्ट्रीय महासभा. इस जो महासभा मतलब जो ये इंस्टीट्यूशन है, हिंदी नेशनल राष्ट्रीय महासभा जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, पर इसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं कह सकते, थोड़े थोड़े इंस्टीट्यूशंस इंडिया में थे. ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी राष्ट्रीय महासभा. और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहे थे उन सारे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, जो हिंदी राष्ट्रीय महासभा को एस्टेब्लिश करने का एनवायरनमेंट क्रिएट किया. अ रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर A.O. Hume's contribution for the establishment of हिंदी राष्ट्रीय महासभा इज सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश ऑफिसर जो था, जो रिटायर्ड हो चुका था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम्स, उसने भी हिंदी राष्ट्रीय महासभा का एस्टेब्लिशमेंट करने में हमें कंट्रीब्यूट किया था, और ये सिग्निफिकेंट भी है. He notified the British government about the indignation and discontent among the Indian people against the British. He believed that if this discontent or outrage was not be cured, a revolt like the first freedom struggle of 1857 80 would take place. The first session of the Congress was held on December 28, 1885 at the Gokuldas Tejpal Sanskrit School in Mumbai. सो यहाँ पर दिया है कि उनको पता था, जो ये A.O. ह्यूम्स हैं, उनको पता था कि अगर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ जो इंडियन पीपल फिर से ऐसे खड़े हो गए, बहुत ही ऐसे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन को कैसे डिसकंटेंट और इंडिजनेशन फील करवाते थे, पर ऐसा जो हुआ, फिर से इंडियंस फिर से खड़े हो गए, तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था 1857 में, वैसा ही रिवॉल्ट फिर से होगा और हमें इधर से जाना पड़ेगा. ये वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये जो महासभा थी उसमें कंट्रीब्यूट किया. और यहाँ पर सबसे ख़ास बात दे रखी है कि कांग्रेस का सबसे फर्स्ट सेशन कब हुआ था,
28 दिसंबर 1885 को हुआ था। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है, वहाँ पर। प्लीज़ ये नोट कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So about 72 delegates attended it, and President Vyomesh Chandra Banerjee presided over the session. इसमें महासभा में क्या हुआ था, मतलब कांग्रेस का जो मतलब महासभा नहीं, फर्स्ट सेशन जो था उसमें 72 जितने जो थे उतने आए, मतलब डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने अटेंड किया था ये सेशन। और उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी, वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी हैं, उन्होंने सेशन को प्रेसिडाइट किया था। दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंगा, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वच्छा एक्सेट्रा वेर अमोंग द प्रोमिनेंट लीडर्स। और उसमें से सबसे ज़्यादा मतलब खास लीडर्स जो कहते हैं वो कौन कौन से थे, दादा भाई नवरोजी, केटी तेलंगा, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वच्छा और फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी, ये सब जो थे वो सबसे खास लीडर्स थे। ड्यूरिंग द period of its first phase 1885 AD to 1905 AD, राष्ट्रीय महासभा made demands to the government for political rights, economical and social development, educational progress, etc. जब राष्ट्रीय महासभा हुई, मतलब राष्ट्रीय महासभा के फर्स्ट फेज़ के अंदर ही 1885 टू 1905 के एडी के अंदर जो गवर्नमेंट्स थी राष्ट्रीय महासभा की, उन्होंने डिमांड की कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दो, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करो और एजुकेशन में भी प्रोग्रेस करो, ऐसी उन्होंने डिमांड की। दे वर इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उनको ठुकरा दिया। येट दिस डिमांड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल, और यही जो डिमांड्स थी वो फ्यूचर स्ट्रगल्स के लिए फाउंडेशन बनी। राष्ट्रीय महासभा डिपेंडेड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटर, reduction in military expenditure, reduction in taxes, relief to farmer in debt, civil service examination to be held simultaneously in India and London, freedom and expression, etc. freedom of expression, etc. सो राष्ट्रीय सभा जो थी उन्होंने फिर से डिमांड की कि हमें लेजिस्लेचर दो, मतलब जैसे कि मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करो, मतलब उन पे जो भार है मिलिट्री पे, हमारे इंडियन मिलिट्री पे जो भार है वो कम करो, टैक्सेस कम करो, बाद में फार्मर्स जो हैं उनको डेप्ट से छुटकारा दो, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दो, मतलब एग्ज़ामिनेशन रखो जो हर मतलब सिमिल्टेनियसली मतलब हर साल होनी चाहिए इंडिया और लंदन में। ऐसी जो मांग थी वो राष्ट्रीय महासभा ने की। एक बार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया, फिर से उन्होंने की। लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ महासभा इन द फर्स्ट फेज, इट कैन बी सेड दैट इट वाज अपोजिंग अनफेयर पॉलिसीज of the British government through constitutional and democratic method. So ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को देखकर महासभा के फर्स्ट फेज में ही हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अनफेयर पॉलिसीज़ जो थी उनको मतलब क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मेथड में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनफेयर पॉलिसीज़ का अपोज कर रहे हैं, मतलब कि वो उनके खिलाफ है। थ्रू डिस्कशन एंड रिसोल्यूशन इट सेंड्स इट डिमांड्स in the form of petitions to the viceroy.
Due to this kind and of soft or modest attitude, leaders of Mahasabha were known as moderates. सो डिस्कशन और रिजोल्यूशंस के बाद जो राष्ट्रीय महासभा के जो मतलब लीडर्स थे, उन्होंने वाइसिरो को पेटिशंस भेजा, और इसी मॉडेस्ट और सॉफ्ट एटीट्यूड की वजह से जो लीडर्स हैं महासभा के, उनको हम क्या कहते हैं? मॉडरेट्स. दिस मॉडरेट लीडर्स organized well-educated middle-class people of India and prepared them to bring national awareness. ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे इंडियंस जो थे, पर वो जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको लाए और उनको समझाए कि नेशनल अवेयरनेस सब में लानी है. ड्यूरिंग द पीरियड, लीडर्स इन कांग्रेस लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल demanded a radical change in the mild policies of Congress. They criticized the policy of Congress to request or pray. उन्हों जो ये पीरियड में कांग्रेस के ऐसे भी लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल. ये सब जो थे, उन्होंने कांग्रेस की माइल्ड पॉलिसीज़, मतलब माइल्ड का मतलब है मतलब एकदम थीरी सी, जो एकदम सॉफ्ट पॉलिसीज़ जो हम कहते हैं, वैसी पॉलिसीज़ को बंद करे, उसको चेंज करे. और उन्होंने मना किया ऐसी कांग्रेस की ऐसी पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हम ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करें, हम उनसे प्रे करें, ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते. We must believe in our power, not in the intentions of the government. देखिए कितना अच्छा वो कह रहे हैं कि हमें अपने पावर में हमें बिलीव करना चाहिए, हमें अपने पावर पर हमें विश्वास रखना चाहिए, गवर्नमेंट के इंटेंशंस पर नहीं. दे वर नोन एज रेडिकल्स, और इसीलिए वो रेडिकल्स के नाम से जाना जाते थे. तिलक महाराज सेड, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शॉल हैव इट. तिलक महाराज जो थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसको मैं पाके ही रहूँगा. एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन बाय लाल पाल, इट अवेकन्ड इंडियन यूथ टू बिकम enthusiastic, कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव. और यही ऑपरेशन जो लाल पाल और पाल की वजह से हुए थे, ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं है, ऑपरेशन का मतलब है इंडियन यूथ को उन्होंने अवेक किया था और उनको कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव और इंथुसियास्टिक बनाया था. अभी आप सोचोगे अभी लाल बाल पाल कौन है, सो नीचे आएगा, आई थिंक चला गया, ये देखिए, ये रहा. ये जो लाला लजपत राय हैं वो थे लाल, बाल गंगाधर तिलक थे बाल, और बिपिन चंद्र पाल थे पाल. तो ये थे लाल, बाल और पाल. सो देख लेते हैं. नो दिस टू स्प्रेड दिस ideas among the extremist leaders, Lokmanya Tilak started the Maratha in English and Kesari in Marathi. देखिए, जो लोकमान्य तिलक थे, उनको आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए जो लीडर्स थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक, उन्होंने इंग्लिश में द मराठा और मराठी में केसरी नाम का जो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर शुरू किया. लाला लजपत राय ने कहा द पंजाबी एंड द पीपल, and Bipin Chandra Pal started New India Weekly and Vande Mataram newspaper to spread their ideas among the radical leaders. So देखिए, जो लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने इंग्लिश में द मराठा और मराठी में केसरी नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया. लाला लजपत राय ने द पंजाबी एंड द पीपल नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया, और बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया. In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal under the pretext of administrative ease as part of his divide and rule policy. देखिए फिर से आ गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. सो
1905 में वाइसरॉय कर्जन जो था वो बहुत ही शातिर दिमाग का था। उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उपयोग किया। उसने बंगाल को प्रीटेक्स्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज को क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर उसने बंगाल को प्रीटेक्स्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के तहत कर दिया, मतलब अंडर कर दिया। द बैंक भांग मूवमेंट वॉज लॉन्च थ्रू बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड इंडिजिनस प्रोपागेंडा। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट nullified the decision of partition of Bengal in 1911 AD. This was a memorable victory for the Indians. देखिए, इसी वजह से जो बैंक भांग मूवमेंट जो थी वो लॉन्च हुई थी, मतलब ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यूलिफाइड द डिसीजन ऑफ पार्टीशन इन बंगाल। और जो वाइसरॉय कर्जन था उसने बंगाल में पार्टीशन कर दिया था। और इस मोमेंट बैंक भांग मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई और उसने अपना जो डिसीजन जो था वो क्या कर दिया, न्यूलिफाइड कर दिया, मतलब कि वापस ले लिया कि वो बंगाल का पार्टीशन नहीं करेगी। और ये जो था वो इंडियंस का मेमोरेबल विक्ट्री थी। सो यहाँ पर हम अपना पार्ट 1 पूरा करते हैं। हम अब चलेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया से पार्ट 2 में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ पढ़िएगा प्लीज़। थैंक यू।